मैं अनिल कुमार सोनी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेन पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों, इकोनॉमिक्स में अपना टॉपिक चल रहा था जो अपन ने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। उपभोक्ता के संतुलन से रिलेटेड था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड था। वहां पे अपना जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अपन आज जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, हिंदी में बोलते हैं मांग की अवधारणा। देखो, आप लोग 12th के स्टूडेंट हो ना, तो आप लोगों के लिए ये जो वर्ड है वो बहुत नया वर्ड है। मांग क्या होती है, ठीक है। देखो, वैसे तो मांग वो आप मत समझ लेना जो होती है ना, वो अपने यहाँ पे मैटर नहीं करता है। आप समझ रहे हो, सारे समझदार हो। मैं मांग की डिमांड की बात कर रहा हूँ यार, कि एक डिमांड जो वर्ड है इकोनॉमिक्स में अपने लिए सबसे बेस्ट होता है। इकोनॉमिक्स में दो वर्ड चलते हैं, एक तो मांग चलता है और दूसरा मांग के साथ में पूर्ति चलता है, सप्लाई। ये दो जो वर्ड है ना वो मैन इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का जो अपना वीडियो है वो डिमांड से रिलेटेड है, ठीक है। तो अपन यहां पे सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट यू मीन बाय डिमांड। डिमांड की जो डेफिनेशन है वो क्या है। बड़ी सिंपल सी है। मैं पहले हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूं, डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे। हाँ, बताता जरूर हूं फिर भी मैं, क्योंकि मैं जो डेफिनेशन क्लियर करता हूं वो आपको इंडेक्स और डायग्राम से क्लियर करता हूं। ये चीज आप लोग देख रहे हो हर वीडियो में। मैं डेफिनेशन भी रिपीट करता हूं, लेकिन अपन को ज्यादा अगर समझ में नहीं आए तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखो, मांग की छोटी सी परिभाषा क्या है, छोटी सी एक डेफिनेशन क्या है। जब कोई उपभोक्ता या जब कोई व्यक्ति किसी निश्चित समय पर, एक सर्टेन टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, एक निश्चित समय पर किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं को क्रय करने का इच्छुक होता है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। अगर एक कंज्यूमर सर्टेन टाइम पर एक कमोडिटी की वेरियस जो क्वांटिटी है उसको परचेज करने की डिजायर करता है, इच्छा करता है, तो उसको अपन जो कहते हैं वो मांग कहते हैं। अपन को देखो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, डेफिनेशन के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है, ठीक है। अब मांग की जो अवधारणा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी अपन बात करेंगे। तो डिमांड से रिलेटेड जो एलिमेंट है, जो तत्व हैं, वो तीन तत्व है। कितने एलिमेंट है? तीन है। देयर आर 3 एलिमेंट्स रिलेटेड टू डिमांड। फर्स्ट इज डिजायर, अरे इच्छा सबकी होती है ना किसी चीज से रिलेटेड होती है, इच्छा तो होती है अपनी। तो पहला एलिमेंट डिमांड से रिलेटेड क्या है? इच्छा है। पॉइंट नंबर 2, मनी। अरे मुद्रा की बात कर रहे हैं, ये लो। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मांग से संबंधित, डिमांड से संबंधित जो तत्व है वो बताइए। तो मांग से संबंधित प्रमुख तत्व जो है, प्रमुख एलिमेंट जो है वो कौन से है? पहला है डिजायर, दूसरा है मनी, तीसरा जो है डिजायर टू स्पेंड मनी। मतलब ये बोल रहा है मुद्रा को खर्च करने की इच्छा। खर्च करने की इच्छा बोल दो या क्षमता बोल दो, कैपेसिटी बोल दो, पावर बोल दो, विलिंगनेस बोल दो। ये सारी जो चीज है, ये तीन जो एलिमेंट है वो अपन को ध्यान रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप पूछोगे सर ये तीन जो एलिमेंट है वो एक डिमांड को कैसे पूरी करती है? देखो, मैंने बताया था एक डिमांड की पूरी होने के लिए, मांग के पूरी होने के लिए इन तीन एलिमेंट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इन तीनों में से किसी एक भी मिसिंग है, कोई एक भी एलिमेंट मिसिंग है, तो आपकी जो डिमांड है, आप किसी वस्तु की अगर डिमांड करना भी चाह रहे हैं तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। कैसे? जैसे मान लो मुझे एक ड्रेस परचेज करनी है। क्या परचेज करनी है? एक ड्रेस परचेज करनी है। एग्जाम्पल बता रहा हूं, एग्जाम्पल से समझो यार।
अब ड्रेस परचेज करने की मेरी क्या है, इच्छा तो है, समझ में आ रही है। मेरे पास में मनी भी है, मुद्रा भी है, पैसे भी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और तीसरी बात, पैसों को खर्च करने की क्या है, मेरे में कैपेसिटी भी है, क्षमता भी है। इसका मतलब मैंने बताया था ये तीन अगर कंप्लीट हो रहे हैं तो आपकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी रे, पूरी हो जाएगी। इसे अपन डिमांड कह देंगे, क्योंकि एक निश्चित समय की बात कर रहा है, एक निश्चित समय पर एक प्राइस को लेकर वो क्या कर रहा है, किसी कमोडिटी को परचेज कर रहा है। ये तो बात होगी तीन एलिमेंट जो है वो अपने साथ में हो। मैंने कहा कि अगर तीनों में से कोई एक भी मिसिंग है तो क्या ये डिमांड कंप्लीट हो जाएगी क्या? एग्जाम्पल से देखो, ड्रेस को परचेज करने की इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास में क्या नहीं है, मुद्रा नहीं है, पैसे नहीं है, तो इच्छा का अकेले का कुछ नहीं उठना है। समझ में आ रही है? अब आप कहोगे कि सर मेरी तो ना पैसे खर्च करने की भी इच्छा है, शक्ति भी है, पावर भी है मेरे में कि मैं पैसे खर्च कर दूं, लेकिन भाई साहब आपके पास पैसे भी तो होने चाहिए ना। इसका मतलब आपकी डिमांड तो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। क्यों? एक एलिमेंट मिसिंग है। सर दूसरा भी समझाओ। ये लो दूसरा समझ लो, मेरे पास में मनी है, मनी को खर्च करने की क्षमता भी है, लेकिन मेरी क्या नहीं है, इच्छा ही नहीं है। अब किसी की इच्छा नहीं है, जबरदस्ती कोई ड्रेस नहीं देगा भैया आप लोगों को। समझ में आ रही है मेरी बात? तीसरा एग्जाम्पल, इच्छा भी है, मेरे पास में साधन भी है, लेकिन उन मुद्रा को या साधन को व्यय करने की मेरे में क्या नहीं है, क्षमता नहीं है। मतलब मेरे पास जो पैसे है ना, उन पैसों को मैं बाहर नहीं निकाल पा रहा, उसको खर्च नहीं कर पा रहा मैं। इसका मतलब दो एलिमेंट तो है मेरे पास प्रेजेंट, तीसरा एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने नहीं दिखाया। इसका मतलब मेरी जो ड्रेस की डिमांड है वो क्या है, कंप्लीट नहीं हो पाएगी। समझने की कोशिश करना आप लोग। डिमांड को किसी भी वस्तु की, आप सुई से लेकर तलवार तक खरीद लो, किसी भी कमोडिटी को परचेज करने के लिए इकोनॉमिक्स में ये तीन एलिमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट बताए हैं। इन तीनों एलिमेंट्स के बिना आप किसी भी कमोडिटी की डिमांड को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही है ना बात अच्छे से? इसका मतलब आपने बोला कि सर ये तीनों हो गए तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं क्या? खरीद लो भाई साहब, ताजमहल खरीद लो, क्या दिक्कत है? आपके पास में पैसे वैसे है तो खरीद लो। लेकिन आप भी समझदार हो कि उसी चीज को अपन खरीदेंगे जो अपनी अप्रोच में होगी, जो अपने लिए बनी होगी। समझ में आ रही ना? हाँ, आप सोच रहे हो अपने लिए बहुत कुछ बना हुआ है, लेकिन अपन हर चीज खरीद नहीं सकते। ठीक है, समझदार हो सारे के सारे। यहां तक अपन ने डिमांड के जो तीन एलिमेंट है उनकी बात कर ली है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर ये जो डिमांड होती है वो किससे इफेक्टिव होती है, किससे प्रभावित होती है? मैं किसी वस्तु की अगर डिमांड करूं तो क्यों करना चाह रहा हूं? मेरा क्या ऐसा कारण है कि किसी वस्तु को मैं ज्यादा खरीद रहा हूं? क्या ऐसा कारण है कि मैं किसी वस्तु को कम खरीद रहा हूं? इसके पीछे जो मेन कारण है ना बच्चों, वो सबसे प्रमुख कारण है, ये है सारी समस्या की जड़ जो ना, ये कीमत है, प्राइस है। ये प्राइस है ना, ये ही आपको किसी वस्तु को खरीदने के लिए अट्रैक्ट करती है, और ये प्राइस ही है जो आपको किसी वस्तु से दूर कर देती है। सर कैसे? एग्जाम्पल से समझा दो। एग्जाम्पल देखते हैं यार, सीधी सी कहानी बता देता हूं एक। अगर मैं किसी वस्तु की बात करूं, मुझे किसी वस्तु की यहां पे क्वांटिटी है और ये प्राइस है। अगर मुझे किसी वस्तु को परचेज करना है तो सीधी सी बात है, मैं उस वस्तु को ज़्यादा परचेज करूंगा जिसकी प्राइस क्या होगी, डाउन होगी। समझ में आ रही है ना मेरी बात? अरे सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लो यार, सीधा सीधा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मार्केट में अगर कोई भी सब्जी वगैरह खरीद रहे हो, कोई आप सेव खरीद रहे हो, कोई भी फल फ्रूट खरीद रहे हो,
आप घर के लिए कुछ भी खरीद रहे हो, घर में उस वस्तु की क्वांटिटी आप ज्यादा परचेज करके लेके आओगे जिसकी प्राइस मार्केट में क्या है, कम है। समझ में आ रही है मेरी बात? इसका मतलब एक छोटा सा डिमांड का लॉ बन गया जिसे मांग का नियम कहते हैं। मांग का नियम देखो बहुत लंबा चौड़ा है, वो मांग का नियम दूसरा है यार। ये अपन यहां इकोनॉमिक्स वाली मांग की बात कर रहे हैं। ये मांग का नियम क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु की प्राइस में इंक्रीज होता है, किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है, तो उस वस्तु की जो क्वांटिटी है, जो डिमांड मात्रा है, मांग मात्रा जो है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये देखो उस वस्तु की मांग मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? प्राइस बढ़ गई यार, अपने अप्रोच से बाहर हो जाएगी ना वो धीरे धीरे। और ऐसे ही अगर किसी वस्तु की प्राइस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, कम हो गई, तो अपन उस वस्तु की मांग मात्रा जो है, डिमांड क्वांटिटी जो है, उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ये देखो ये इसको बढ़ा दिया। अब एक यहां से सीधा सा कंसेप्ट तैयार हो गया कि व्हाट यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम से आप क्या समझते हैं? बड़ा सिंपल सा मांग का नियम है भाई साहब, समझने की कोशिश करो बस। मांग का नियम क्या कहता है? अन्य बातें स्थिर रहने पर। इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को कुछ और आए ना आए, ये लाइन तो आनी चाहिए। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, अन्य बातें स्थिर रहने पर। अन्य बातें क्या है, स्थिर रहने पर। मतलब ये जो मांग का नियम है ना, ये तभी अप्लीकेबल होगा जब ये अदर थिंग जो है, अन्य बातें जो है, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सर अन्य बातों का मतलब क्या है? पिछले वीडियोस में मैंने बहुत बार इसके बारे में बताया है। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो। सारे वीडियो जो काफ़ी वीडियो डाले हो मैंने, पहले चैप्टर से रिलेटेड, दूसरे चैप्टर से रिलेटेड, उसमें भी बताया, यहाँ भी बता दूंगा यार, नए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अन्य बातों का मतलब है कंज्यूमर की इनकम, मतलब उपभोक्ता की आय। अगर उसका कोई टेस्ट वगैरह है, आदत है, रुचि है, प्रिफरेंस है, और अगर वो सारी चीजें, आदत, आय, रुचि, पसंद, ठीक है, ये जो सारी चीजें है ना, ये क्या रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए। अन्य बातों के अंदर क्या क्या शामिल किया जाता है, तो इसके अंदर ये बातें शामिल की जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या परिवर्तनशील रहेगी? वेरिएबल जो रहेगा वो क्या रहेगा, परिवर्तनशील जो रहेगा वो क्या रहेगा, यहां पे कीमत रहेगी। प्राइस जो है वो क्या रहेगी, परिवर्तित होती रहेगी। तो सर एक बात बताओ, ये जो कीमत है ये दूसरी वस्तु की परिवर्तनशील रहनी चाहिए या जिस वस्तु को परचेज कर रहे हैं उसी की रहनी चाहिए? मेरे दोस्तों सिंपल सी बात बताना चाह रहा हूं, मांग का नियम ये कहता है कि जिस कमोडिटी को आप परचेज करना चाह रहे हो ना, उस कमोडिटी की प्राइस ही आपको क्या करेगी, इफेक्टिव करेगी, प्रभावित करेगी। समझ में आ रही है ना मेरी बात? हाँ, ये बात जरूर हो सकती है कि दूसरी वस्तु की जो कीमत है आपकी इस मांग को प्रभावित अलग तरीके से कर सकती है। वो मैं आपको जब दूसरी वस्तु वगैरह पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपकी आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, उसके अंदर ये सारी चीजें वहां पे समझाई जाएगी। मांग का नियम इतना ही कहता है कि जिस वस्तु को आप खरीद रहे हो उस वस्तु की कीमत में ही क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। अन्य बातें सारी क्या मानी जाएगी, स्थिर मानी जाएगी। उसमें चाहे अन्य वस्तुओं की कीमत हो, उपभोक्ता की आय हो, उसकी आदत हो, चाहे रुचि हो, चाहे कोई फैशन हो, ये जो सारी चीजें हैं वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। समझ में आ रहा है लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, मांग का नियम क्या कहता है?
लिखने की जरूरत थोड़ी है, सब कुछ तो बता दिया ना। फिर से सुन लो, मांग का नियम इतना ही कहता है, लाइन ये स्टार्ट होती है, अन्य बातें स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत में यदि वृद्धि होती है, कीमत में क्या हो रही है देखो, वृद्धि होती है, तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और यदि किसी वस्तु की प्राइस डिक्रीज हो रही है तो उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सा रूल है ना, समझ में आ रही है बात। अरे यार छोटा सा एग्जांपल देख लो, आप प्याज वगैरह खरीदते हो, अगर प्याज की प्राइस जो है मार्केट में, प्याज की प्राइस 50 रुपए पर केजी जा रहा है, 50 रुपए पर केजी अगर प्याज मार्केट में मिल रहा है तो अपने घर पर जो प्याज की क्वांटिटी आएगी वो 1 केजी या 2 केजी तक ही आएगी। समझ में आ रही है मेरी बात। और अगर यही प्याज की प्राइस डाउन होकर कितनी आ जाए, 7 रुपीज पर केजी आ जाए, तो भाई साहब आप बोरी गिरवा लिया करा। अरे का कौन गिरवा लेंगे, प्याज का कट्टा कौन गिरवा लेवांगे। तो भाई तो चीज समझाना चाह रही हूं कि अगर प्राइस का मायने क्यों है कि कीमत एक बढ़ जावे तो आप क्वांटिटी कम कर देवा, और कीमत कम हो जावे तो क्वांटिटी बढ़ा देवा। मांग को नियम भी तो ही कह रहे हैं। आई बात मैं समझाने की कोशिश करी थाने, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। मेरे हिसाब से मांग को नियम तो क्लियर होगा उसी तरह, ठीक है। ये यहां से देख लो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, और स्क्रीनशॉट लेके आप लोग है ना, या फिर अपने साथ में अगर लिख रहे हो तो साथ में लिख लो। आगे अपन बात करेंगे इससे रिलेटेड और भी बातें हैं, ठीक है। हाँ, तो अपना आगे का है मांग अनुसूची। मांग अनुसूची, डिमांड शेड्यूल बोलते हैं इसे। डिमांड शेड्यूल या मांग तालिका भी बोलते थे, कोई हिंदी में ना, इसके बहुत से नाम मिलेंगे रे यार। मांग तालिका बोल दो, मांग अनुसूची बोल दो, कुछ भी बोल दो इसको, लेकिन आपको है डिमांड शेड्यूल ही ध्यान रखना है। अब ये मांग अनुसूची नई क्या बात आई है। मांग अनुसूची जो है, मांग तालिका जो है, सिंपल सी बात है यार, वस्तु की कीमत और मांग मात्रा के मध्य संबंध को जिस तालिका से दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मांग तालिका। बड़ी खतरनाक परिभाषा है ना। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशन है, जिस इंडेक्स से, जिस शेड्यूल से अपन शो कर देते हैं, जिसमें शो कर देते हैं उसे क्या कह देंगे, डिमांड शेड्यूल कहते हैं। सर ये क्या है, समझाओ। समझ लो, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। अगर मैं कहूं किसी वस्तु की प्राइस 1 रुपया है, कितना है, 1 रुपया है, तो उसकी जो मांगी जाने वाली मात्रा है वो 4 यूनिट है। इसकी क्वांटिटी कितनी अपन कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। अगर ये जो प्राइस बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, 1 से 2 ये प्राइस, तो ये किसी भी हाल में 4 से 5 या 4 से 7 नहीं हो सकती यार। लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है। अगर किसी कारणवश हो रही है तो वो एक्सेप्शन है। क्या है, मांग के नियम का अपवाद है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तक इतना ही समझना है। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस बढ़ेगी, प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी किसी भी हाल में कम नहीं होगी, किसी भी हाल में बढ़ेगी नहीं, किसी भी हाल में नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहां पे मैं कर दूंगा 3। अब यहां से प्राइस को मैं कितना कर दूंगा, 3 कर दिया, तो इसका मतलब ये तो डाउन ही आनी है, ये 2। और अगर मैं इसको बढ़ाकर 4 कर देता हूं, कीमत बढ़कर 4 हो जाती है, तो उसी वस्तु की मांगी जाने वाली जो मात्रा है वो गिरकर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वो प्याज वाली कहानी है, प्याज के भाव बढ़ गए मान लो, तो प्याज के भाव बढ़ गए तो उसकी क्वांटिटी एकदम कम कर देंगे, जितने में अपना काम चल जाएगा। वरना तो वो खराब होते रहो, चाहे है ना, अपन गिरवा लेंगे घर पे, बोरी गिरवा लेंगे उसकी, चाहे वो खराब हो जाओ, लेकिन बोरी गिरवाना जरूरी हो जाता है क्योंकि भाव सस्ते पड़ते हैं। समझ रहे मेरी बात।
अरे चीनी होती है ना, चीनी को भी अपन क्या करते हैं, जैसे ही ना भाव सस्ते होते हैं मार्केट में, पता चल जाता है कि प्राइस बहुत कम हो रही है चीनी की, तो जाके है ना दुकानदार के पास भीड़ लग जाती है, दे दो भाई हमें भी दे दो एक बोरी, और लेके घर पे स्टॉक कर लेते। वो लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअल में, ठीक है। और अगर ऐसे ही अगर किसी प्राइस बढ़ जाए तो अपन क्या करते हैं, कम खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब देखो मैंने क्या किया है, प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन ही तो दिखाया है। अरे यार प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब इन दोनों का जो रिलेशन मैंने जिस शेड्यूल से शो किया है वो शेड्यूल मेरे लिए क्या हो जाएगा, डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे कोई दिक्कत थोड़ी है, ये डिमांड शेड्यूल की बात कर रहा है, ठीक है, मांग तालिका। अब देखो यहां से बहुत ही बढ़िया बात है। अब ये देखो थोड़ा बावड़ा और बनाएगा। अब बावड़ा कैसे बनाएगा, अब मांग अनुसूची के प्रकार बताएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल? 2 टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मैं डीएस लिख रहा हूं मतलब डिमांड शेड्यूल समझ जाना आप। एंड सेकेंड इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। सर हिंदी में भी बता दो। अरे हिंदी में बोल रहा इन्हें व्यक्तिगत मांग तालिका और इन्हें क्या बोल दे बाजार मांग तालिका। सर इसमें फर्क क्या होता है, अगर किसी एक कंज्यूमर से रिलेटेड अगर ये सारणी, ये तालिका, ये इंडेक्स बनाई जा रही है तो वो क्या है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। और अगर 2 या 2 से ज्यादा के लिए अगर ये बना दिया जाता है तो वो क्या हो जाएगा रे, मार्केट डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। दिक्कत कहाँ रही है आपको, 2 से ज्यादा होते ही 2 हो जाए या 2 से ज्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, मार्केट डिमांड शेड्यूल। और अगर अकेले जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाई थी और मैं आपसे पूछूं ये एक कंज्यूमर है, अब आपसे पूछा जाए कि ये जो डिमांड शेड्यूल है ये बताओ इंडिविजुअल या मार्केट है, हर कोई आंधा इंसान भी बता देगा कि ये तो है क्या है, इंडिविजुअल है। अरे अकेले की बात कर रहे हैं। लेकिन इसी में अगर कंज्यूमर बी और ऐड कर दूं, मैं क्या कर दूं, कंज्यूमर बी की क्वांटिटी और ऐड कर दूं तो क्या होगा, प्राइस 1 रुपीज है तो इसकी मान लो क्वांटिटी 5 है। अब समझदारी वाली बात करनी है, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी क्या करनी है, डिक्रीज करनी है, 4 हो जाएगी। ये होगी मान लो 3 कर देंगे, ये कितनी कर देंगे, 2 कर देंगे। अब एक ही इंडेक्स में अगर 2 कंज्यूमर की जो प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन शो कर दिया जाता है, समझने की कोशिश करना, अगर एक ही शेड्यूल में 2 कंज्यूमर्स की प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन, अरे कीमत और मांग मात्रा का जो संबंध अगर एक ही सारणी में 2 उपभोक्ताओं का दर्शा दिया जाता है तो उसे क्या कह देंगे अपन, डिमांड जो है कौन सी हो जाएगी, ये मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इसका मार्केट डिमांड शेड्यूल निकाल दो। सर कैसे निकाल दे, निकालना बताया तो नहीं। अरे यार अन जोड़ दो दोनों ने, A + B कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, मार्केट डिमांड शेड्यूल आ जाएगा। मतलब 4 और 5 को जोड़ेंगे तो मार्केट की जो है, बाजार की जो मांग है वो कितनी आएगी, 9 आएगी। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 7। 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 5, और 1 और 2 को जोड़ देंगे तो 3। मैं ये कोई ऐसे नहीं बता रहा, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आपके 12th वालों के कि मांग अनुसूची से क्या अभिप्राय, व्हाट यू मीन बाय डिमांड शेड्यूल, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं यार, 4 नंबर 6 नंबर तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं इतनी देर से इसके बारे में बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप लोगों को डिमांड शेड्यूल समझ में आ गया, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात कर ली, मार्केट डिमांड शेड्यूल की मैंने बात कर ली, कोई दिक्कत थोड़ी है, आराम से समझ में आ रहा ना, ठीक है जी। ये तो सारा समझ में आने वाला टॉपिक हो गया। अब आज का जो अपने इस वीडियो में मैटर है वो मैटर अपन ने यहां तक कर लिया, मार्केट डिमांड शेड्यूल तक। अब आगे जो अपन पढ़ेंगे
वो अपन पढ़ेंगे। डिमांड कर्व से रिलेटेड का अगला वीडियो लेके आऊंगा मैं, डिमांड कर्व में, उसमें इंडिविजुअल डिमांड कर्व की बात भी कर लेंगे, उसमें मार्केट डिमांड कर्व की बात भी कर लेंगे। मतलब इस वीडियो में अपन ने डिमांड और शेड्यूल के बारे में पढ़ लिया पूरा। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या कर देंगे, इसके कर्व की बात कर लेंगे, मांग वक्र की बात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यार उन बच्चों तक जरूर पहुंचा देना जिसको इकोनॉमिक सब्जेक्ट की नीड है। और बहुत बढ़िया से मैं एक एक टॉपिक वाइज समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचा दो यार। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।